हम लोगों का आज पहला टॉपिक है इंडियन फेडरेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो ये टॉपिक जो है ये पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है जिसमें कि पूरा ओवरव्यू आपको मिलेगा एनसीईआरटी का क्लास 6 टू क्लास 12 का जितना भी पार्ट फेडरलिज्म और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। मतलब फेडरलिज्म मतलब होता है कि सेंटर और स्टेट्स में पावर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, एक छोटा छोटा क्रक्स बता रहे हैं। और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की कैसे कैसे नए स्टेट्स बने या स्टेट्स को मर्ज किया गया या उस तरीके से कुछ भी चीज हुआ, तो उस पर बेस्ड ये चैप्टर है। इससे पूरा आपका एनसीईआरटी का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाएगा कि एनसीईआरटी में फेडरलिज्म और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को लेकर करके क्या क्रक्स मटेरियल, क्या कंसाइज वे में मटेरियल्स अवेलेबल हैं, जो थ्योरीज अवेलेबल है और जो जितने भी डेटा वगैरह अवेलेबल है, सारा आपको इसमें मिल जाएगा इस वीडियो में। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हम लोगों का इंडिया ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसमें पहले बताया गया है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे यूनियन टेरिटरीज और उसके यूनियन और उसके टेरिटरीज से डील करता है। उसके 4 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक वही चीज के बारे में मेंशन्ड है। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब क्या है कि भारत जो इंडिया है वो स्टेट्स का, जितने भी राज्य हैं सबका एक यूनियन है। सब स्टेट्स मिल करके एक भारत जैसे कंट्री को फॉर्म करते हैं, ये मतलब है उसका। तो टेरिटरीज ऑफ इंडिया shall consist of states, union territories, and any territory that may be acquired by the कंट्री नोन एज भारत। ठीक है, तो ये चीज हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज क्या है कि उसमें जो नेम ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, तो उनको कहाँ डिस्क्राइब किया, उनको फर्स्ट शेड्यूल में डिस्क्राइब किया गया है। तो फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से क्या डिस्क्राइब किया उनके बारे में, तो हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से पहला चीज जो डिस्क्राइब किया गया है वो ये है कि 3 कैटेगरीज होंगी, एक स्टेट, यूनियन टेरिटरीज और एक टेरिटरीज रीऑर्गेनाइज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहला तो मेरा स्टेट हो गया राज्य, फिर यूनियन टेरिटरीज, उसके बाद दूसरा तीसरा और सबसे लास्ट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज किए हुए टेरिटरीज में। तो अभी करंट सिनारियो में 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज अवेलेबल। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये चैप्टर पढ़ने के पीछे का कारण है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को समझने के लिए ये समझना होगा कि फेडरलिज्म होता क्या। तो वो तो हमने पहले बता दिया कि फेडरलिज्म क्या होता है, मोटा मोटा तो समझा दिए कि सेंटर और स्टेट के बीच पावर डिस्ट्रीब्यूशन को फेडरलिज्म कहते हैं। तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सेंटर और स्टेट। ठीक है, अब उसमें जो है हम लोग को फिर और समझना होगा कि कन्फ्लिक्ट्स क्या क्या है फेडरलिज्म में। तो इंडिया के फेडरल सिस्टम में कन्फ्लिक्ट्स क्या क्या है, तो एक छोटा सा चीज आपको समझाते हैं कि कन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है। मैक्सिमम मैक्सिमम कन्फ्लिक्ट क्या क्या चीज का हो सकता है। पहला तो स्टेट और सेंटर में आपसी संबंध बढ़िया नहीं हो सकता है, थोड़ा सा डोमिनेशन शो कर सकता है। सेंटर थोड़ा पावरफुल है तो ज्यादा डोमिनेशन शो करेगा। तो स्टेट की तरफ बायसनेस भी हो सकता है, कभी कभी किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ बायसनेस हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक वो है। इसके कारण से रीजनलिज्म को वो बढ़ावा देता है, एक ये भी हो सकता है। उसके बाद क्या है, एक और चीज हो सकता है, एब्सेंस ऑफ फिशल फेडरलिज्म। मतलब कि जो फिशल फेडरलिज्म क्या होता है कि मनी डिस्ट्रीब्यूशन, मोटा मोटा चीज पे फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल सिंपल भाषा में एकदम सिंपल वे में लेके चलना है। हमको बस समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। लिखना तो मेरे हाथ में है कि कैसे हमको लिखना है और क्या लिखना है, वो हमारे हाथ में है। वो सारा चीज को बढ़िया से ऑर्गेनाइज वे में लिख सकते हैं। जब एक चीज समझ जाएंगे ना तो वो लिखना आसान हो जाएगा। तो दूसरा ये है कि फिशल फेडरलिज्म का एब्सेंस हो सकता है। मतलब कि अब रेवेन्यू है उसका एसिमेट्रिकल शेयरिंग हो सकता है। मतलब कि तरीके से जो रेवेन्यू हम लोग जनरेट किए, जो टैक्स निकला हमारा, जीएसटी जो निकला हमारा, वो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, स्टेट स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट तरीके से नहीं किया गया है। हो सकता है बायसनेस हो गया हो सकता है कुछ और रीजन हो सकता है कोई स्टेट कम टैक्सेशन दिया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, कोई स्टेट ज्यादा दिया होगा, बहुत सारे सेटल रीजन हो सकते हैं। तो एक वो चीज है, क्योंकि स्टेट को डर लगता है। स्टेट डरता किस चीज से है, ये करंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस से डरते हैं स्टेट्स की। जीएसटी जो है ये अगेंस्ट द फेडरलिज्म, एथिकल अगेंस्ट द फिजिकल फिजिकल फेडरलिज्म जो होता है उसके एथिक्स के अगेंस्ट है। उनको ऐसा लगता है, स्टेट को ऐसा लगता है। हालांकि इस पे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं आगे। इसके अलावा एक तीसरा चीज हो सकता है क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अब होता क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट्स इसमें भी हो सकते हैं कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज या लैंग्वेज ग्रुप्स जो होंगे होंगे वो सोचेंगे कि भाई मेरा अपना एक स्टेट होना चाहिए। एक एग्जांपल है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। पहला स्टेट था जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड हो गया, पोटी श्रीरामुलु वाला था। ठीक है ना,
कितना 50+ दिन तक उनका स्टारवेशन चला था। स्टारवेशन इन द सेंस कि मतलब वो अनशन पे बैठे हुए थे, आमरण अनशन पे बैठे हुए थे और डेथ कर गए थे। उसके कारण एक बहुत बड़ा वहाँ पे सिनेरियो, एक बहुत बड़ा वहाँ पे मूवमेंट क्रिएट हो गया था। उसके कारण स्टेट को डिवाइड करना पड़ गया था लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो उसका तो बाद में चर्चा हम लोग करेंगे। एक ये हो गया। तो उसके अलावे क्या है, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में भी बहुत ये मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं इकोनॉमिकल और सोशल प्लानिंग के बेसिस पे, है ना, जो कि 7th शेड्यूल में दिया जाता है। तो यूनियन गवर्नमेंट को ये सब पावर दिया गया है, जिसके कारण स्टेट थोड़ा फियर करता है इस सब चीज के कारण। नीति आयोग पता है होगा आपको, नीति आयोग सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। उसका काम यही सब चीज पे है, जितना भी है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इसका तो मेनली प्लानिंग कमीशन वाला ही काम है, जो कि पहले प्लानिंग कमीशन था, बाद में नाम चेंज कर दिया गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया हम थोड़ा समझते हैं कि मतलब इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का कंसोलिडेशन किस तरीके से हुआ, क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या हुआ। पहला चीज था कि ब्रिटिश इंडिया में दो टाइप के आपको टेरिटरी प्रोविंसेस होते थे। पहला जो कि ब्रिटिश ऑफिशियल डायरेक्टली गवर्न करते थे, और दूसरा कि प्रिंसली स्टेट्स, जिसका कि खुद का ऑटोनॉमी था ट्रीटी के बेसिस पे, लेकिन कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश के अंदर ही आते थे, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में, ठीक है। अब उसके बाद जब ये सब जब इंडिपेंडेंस हम लोग का हुआ, तो जितना भी प्रिंसली स्टेट था, याद ही होगा आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल सबको एकजुट किए थे। और हम लोग का आज़ादी के बाद जितना भी था सब डिसॉल्व कर दिया गया था, सबको एक डिसॉल्व कर करके ऑप्शन दिया गया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कीजिए, या तो इंडिया में जाइए या तो पाकिस्तान में जाइए, अपना ऑटोनॉमी शो कीजिए, जिसका जैसा मर्जी। वो एक अलग मैटर था। उसके बाद अब हुआ कि फिर और थोड़ा सा हम लोग इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग आएंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स पे, जो कि हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसी के बारे में हम बता रहे थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ना, वो इंडिया के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, आयरन मैन ऑफ इंडिया उनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा उसमें डिस्कस करते हैं। छोटा सा चीज है, लगेगा बहुत सिंपल है। 600 प्रिंसली स्टेट्स को बस मनाना ही तो है कि इंडिया में वापस आ जाएंगे, है ना, इंडिया के साथ मर्ज कर जाइए, या इंडिया के साथ एक ट्रीटी साइन। बहुत छोटा सा बात लगता है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड वो चीज था ना, कि वो करने में पसीना छूट जाए किसी का। इसलिए इनको इतना रिकॉग्नाइज किया जाता है, पटेल साहब को। इनका कंट्रीब्यूशन इंडिया के पोस्ट इंडिपेंडेंस में बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा अधिक है। ये नहीं होते ना तो इतना बड़ा यूनियन इंडिया दिखता नहीं आज हम लोग को। इनका कंट्रीब्यूशन दिखता नहीं, अगर इनका कंट्रीब्यूशन समझ में नहीं आता, अगर आप मतलब कि आपको ये समझना होगा कि इंडिया जितना बड़ा आप एरिया देख रहे हैं ना, कितना ऐसा प्रिंसली स्टेट्स था जो कि उस समय साइन करने के लिए रेडी नहीं था, सबको ये मना, यही खासियत था, सबको ये करना पड़ा। और इंडिया आज एक यूनियन दिखता है, इनके कारण बहुत बड़ा योगदान। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क था। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि उड़ीसा में ही खाली 26 गो स्मॉल स्टेट, सौराष्ट्र और गुजरात को मिला कर करके 14 गो स्टेट्स थे, और 119 स्मॉल स्टेट्स थे। अब इतना सबको मिला कर करके एक बनाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसमें गवर्नमेंट का अप्रोच क्या था ना, 3 कंसिडरेशन पे अप्रोच किया गया, एकदम सिंपल सिंपल पॉइंट, 3 कंसिडरेशन और फ्लेक्सिबल थे। गवर्नमेंट भी प्रिपरेशन करके बैठे हुए थे कि फ्लेक्सिबल है, हमारे ऑटोनॉमी देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें पहला क्या था कि वहाँ के जो लोग थे प्रिंसली स्टेट्स के, वो जनरली जो है ना, वो जनरली आना चाहते थे इंडिया के इन यूनियन का हिस्सा बनना चाहते थे। दूसरा, गवर्नमेंट भी प्रिपेयर्ड था ऑटोनॉमी देने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्या था ना, डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी बहुत इंपॉर्टेंट था, कि हम लोग को सुप्रीम डोमिनेंस शो करने के लिए डिमार्केशन करना टेरिटरी के ऊपर जरूरी था, और कंसोलिडेट करना उसको जरूरी था, तब इंडिया एज अ यूनियन शो हो पाता वर्ल्ड के सामने। तो ये 3 अप्रोचेस थे गवर्नमेंट के। तो 1947 के पहले ना, जितना भी रूलर्स थे उनको बोला गया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन एक साइन कर दीजिए, जिसमें था कि मतलब क्या है ना, कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन ये समझाता है कि उनका जो प्रिंसली स्टेट है वो एग्री कर रहा है टू बिकम पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। कुछ साइन किए, कुछ नहीं किए। अब कौन नहीं किए, सबसे मेजर यही चीज है। कुछ कुछ होते हैं ना फूफा टाइप के लोग, आनाकानी करते हैं सब चीज में, ये वही फूफा थे। कौन कौन से थे, तो प्रिंसली स्टेट ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर, ये सब जो है ना फूफा वाला रोल निभाए थे उससे, और यही सबसे ज्यादा परेशान किए थे। उसके बाद धीरे धीरे तो इनको भी आना पड़ा।
अब हुआ क्या, तो जूनागढ़ के बारे में पहले समझते हैं। कोस्ट ऑफ सौराष्ट्र पे एक यूनियन टेरिटरी, एक टेरिटरी था, इंडियन टेरिटरी था, यूनियन नहीं, इंडियन टेरिटरी था, जो कि पाकिस्तान से दूर दूर तक उसका कोई भी जोग्राफिकल एडजेसेंसी नहीं था। ठीक है। वहां के नवाब कौन थे, तो नवाब महाबत खान। ये जो है ना क्या किए, ये अपने मन से स्टेट ऑफ पाकिस्तान को के साथ समझौता कर ली, मतलब उनके साथ सपोर्ट में, उनके सपोर्ट में 1947 15 अगस्त को, सेम डेट में। जबकि वहां के मैक्सिमम लोग जो थे हिंदू थे, जो कि डिजायर उनका डिजायर था इंडिया ज्वाइन करने का। ये जितना भी 4 स्टेट है ना, ये चारों के चारों स्टेट का मन था कि हम इंडिया के साथ सटे, क्योंकि मैक्सिमम वहाँ हिंदूज थे। लेकिन यहाँ के रूलर्स जो थे ना, वो ऐसा चाहते नहीं थे। वो अपना या तो पाकिस्तान के साथ अटैच होना चाह रहे थे या ऑटोनॉमी शो करना चाह रहे थे, जो कि इंडिया के लिए खतरा, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक खतरा बन जाता। तो उसी को दूर किया गया। तो जूनागढ़ वाला में क्या हुआ कि इंडियन ट्रूप्स मार्च कर गए स्टेट में, वोटिंग किया गया, वोटिंग करवाया जाएगा। वोटिंग करवाया जाएगा तो ऑब्वियसली फरवरी 1948 में वोटिंग जब हुआ, इंडिया के फेवर में वोट चला गया, इंडिया को ज्वाइन करना पड़ गया। क्या करते। दूसरा हैदराबाद वाला कंडीशन है, हैदराबाद में तो और खतरनाक कंडीशन आया। क्या हुआ कि नवाब ऑफ हैदराबाद जो थे, वो मोबिलाइज करना चालू किए, किसको, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम को। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम क्या होते हैं, मतलब पुराने ख्यालात वाले लोग, कट्टर मुस्लिम, कट्टर मुस्लिमवादी लोग। ये तो कट्टर जो थे, वो इत्तेहादुल मुस्लिमीन थे, और एक मिलिशिया ग्रुप थे, मतलब मिलिटेंट्स थे, कौन थे, रजाकर्स। इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रजाकर्स, ये दोनों के कारण जो है ना, वहां पे मोबिलाइजेशन चालू हुई। इंडिया को ये चैलेंज फेस करना पड़ गया कि भाई जोड़ना तो था इसको भी, लेकिन ये जो है अपना दिमाग लगाने पे साला तुला हुआ था। तब लास्ट में क्या है ना, पुलिस एक्शन लेना पड़ गया, क्योंकि वहां के भी लोग जो थे वो हिंदू थे, वो भी चाहते थे कि इंडिया के साथ जुड़ना। ये महाशय अपना दिमाग लगाने पे तुले हुए थे। अब इसके लिए भी हुआ कि भाई लास्ट में पुलिस एक्शन लेना पड़ गया, और पुलिस एक्शन लिए तो सरेंडर कर दिया हैदराबाद। लास्ट में 17 सितंबर को सरेंडर किया, आ गया। नवाब हैदराबाद भी अग्री कर गए हैदराबाद को इंडिया में शामिल करने के लिए। अब आया कश्मीर। बहुत गजब खिलाओगे कश्मीर, हमेशा से। और आज भी सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यही। कारण क्या था ना, उस समय ही कॉन्फ्लिक्ट का इश्यूज क्रिएट हुआ था। ये पाकिस्तान इंडिया किसी का पार्ट होने से मना करती है। ये बोला कि हम अकेले रहेंगे, हम अकेला शहंशाह, हम अपना मर्जी का मालिक है। लेकिन हुआ क्या, 22 अक्टूबर 1947 को, आजादी के थोड़े टाइम बाद जो है ना, अटैक कर दिया। मिलिट्री पाकिस्तान का जो अटैक कर दिया। अब इसका जो राजा थे, महाराजा हरि सिंह, परेशान हो गए, हालत खराब। तो भैया अब अटैक हो गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हेल्प मांगी, पाकिस्तान अटैक किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आराम से बैठे हुए था कि भाई तुम एक बार इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन साइन करो, तभी हम हेल्प करेंगे। हाड़ पार के इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन साइन किया। अब हेल्प करने इंडिया के ट्रूप्स उतरे, और वहां पे पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को वापस जाना पड़ा मिलिट्री को। फिर आया एक सिक्किम। सिक्किम का खेल अलग था। सिक्किम बहुत डिफरेंट चीज थी, प्रिंसली स्टेट थी। चोग्याल्स उसको, उसके राजा थे, चोग्याल्स राज करते 1947 तक। जैसे ब्रिटिश पैरामेंसी खत्म हुआ ना, ब्रिटिश शासन खत्म हुआ, तो सिक्किम जो है ना, प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया बन गया। मतलब इंडिया की छाया के अंदर में वो एक स्टेट था, अपने आप को ऑटोनोमस स्टेट कहता था। और वो जो है ना, बाद में इंडिया का पार्ट बना, इंटीग्रल पार्ट 1975 में बना, 1975 में। उससे पहले वो भी कैसे, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा उसको जो है ना, सिक्किम को फुल फ्लेजेड स्टेट बनाया गया इंडियन यूनियन का। नहीं तो पहले वो प्रोटेक्टोरेट कहलाता था इंडिया का, उसके छत्रों छाया में यानी। अब मणिपुर आया, मणिपुर का भी यही हाल है। बोध चंद्र सिंह जो था मणिपुर का राजा, वो जो है ना, अग्रीमेंट जो था पहले ही साइन कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, टू बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। हुआ उसके बाद क्या कि 1948 में लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हुए, तो पब्लिक के प्रेशर में अब हुआ कि राजा साहब को गद्दी छोड़ना पड़ गया। राजा साहब थे, गद्दी कैसे छोड़ते, लेकिन प्रेशर आया, पब्लिक प्रेशर आया, बैकलैश झेलना पड़ा, विरोध हुआ होगा। इलेक्शन कंडक्ट हुए तो विरोध हुआ, तो फिर हारे होंगे इलेक्शन, तो फिर वहां पे इलेक्शन जब हार गए तो फिर छोड़ना पड़ा गद्दी। फिर मणिपुर को उतरना पड़ा, वहां से मणिपुर के एम्परर जो थे उतरना पड़ा, फिर लास्ट में मणिपुर भी फाइनली मर्ज कर गया इंडिया। ये सब पार्ट था, थोड़ा थोड़ा फेडरलिज्म के वो हम लोग समझ चुके हैं, और कैसे कैसे स्टेट्स धीरे धीरे अलाइड किए वो सब भी समझ चुके हैं। ठीक है। अब आते हैं स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन। आखिर सब स्टेट का रिऑर्गेनाइजेशन हुआ कैसे। तो ये अकेला का तो काम है नहीं,
ये अकेला का तो काम है नहीं। ये जब भी होगा तो किसी न किसी कमीशन बेस पे ये काम होगा, किसी न किसी कमीशन का गठन होगा, कमेटी का गठन होगा, तभी ना हो सकता है कोई चीज। बिना कमेटी का गठन का तो निर्णय नहीं ये लिया जाता इंडिया में। तो पुराना आदत है इंडिया का, सही भी आदत है, इसी कारण से यूनियन ऑफ स्टेट्स बना हुआ है आज के डेट में। इतना लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबका सुना जाता है। तो वहां पे जो है ना, हैप्पीजार्ड मैनर में जो है ना, जैसे तैसे वहां पे हम लोग का प्रोग्रेस था प्री इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। लेकिन उस समय जो है ना, लिंग्विस्टिक कल्चरल कोहेजन ये सब में इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। सब मल्टीलिंगुअल मल्टी कल्चरल टाइप के ही जगह थे इन स्टेट्स वगैरह पे, ठीक है ना। उसके बाद जैसे जैसे प्रिंसली स्टेट्स को एक्वायर किया गया ब्रिटिश प्रोविंसेस से, धीरे धीरे जो है ना, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को ध्यान दिया गया, उसके बेसिस पे ध्यान दिया, और कल्चरल और लिंग्विस्टिक डिविजन से थोड़ा सा दूर भाग, एक टेम्पररी अरेंजमेंट के लिए। उस समय परमानेंट बेसिस पे नीड आया कि रिऑर्गेनाइज करते हैं। पहला कमीशन फॉर्मेशन हुआ धार कमीशन। धार कमीशन जो थे उसके उसमें क्या था ना, उसमें था कि स्टेट का रिऑर्गेनाइजेशन करना था लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो पहले जो उसके कमेटी के चेयरमैन थे वो एस के धार थे, 1948 में अपॉइंट किए। उनका काम क्या था, कमीशन, तो उनका काम क्या हुआ, तो द कमीशन प्रेफर्ड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल जियोग्राफिकल कंसिडरेशंस इंस्टेड ऑफ लिंग्विस्टिक लाइन्स। मतलब कि लिंग्विस्टिक को छोड़ करके हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल बेसिस पे आप एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से आप रीऑर्गेनाइज कर दीजिए। ये उनका रिजल्ट वहां से निकाल करके होती, अपना फीडबैक होता। दूसरा आया जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमन। ये तीनों का जो था कमेटी था, इसको जो है, इसको भी बनाया गया था कि भैया आप जो है अपना विचार व्यक्त कीजिए, अपना आप एक फीडबैक दीजिए कि आपका क्या सोच है। 1949 में पहला रिपोर्ट आया, साफ रिजेक्ट कर दिए कि रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस नहीं होना चाहिए, लिंग्विस्टिक बेसिस पे रिऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। लेकिन ये बोले कि ऐसा नहीं है कि हम एकदम फुल्ली रिजेक्ट कर रहे हैं, बाद में हो सकता है पब्लिक डिमांड अगर आता है तो हम सोचेंगे, इस पर विचार करेंगे। 100% हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस विचार करेंगे समय आने। ये था। उसके बाद फजल अली कमीशन आया। फजल अली कमीशन जो है, जवाहरलाल नेहरू जो थे, फजल अली को चेयरमैन बना कर करके 1953 में ये कमीशन लाए। उसका भी फिर उसका भी एक रिपोर्ट आया, फुल फ्लेजेड रिपोर्ट आया 1955 में। तो उसमें क्या कहा गया कि होल कंट्री को जो है ना 16 स्टेट और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। उसका तो ये कहना था कि 16 स्टेट 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में कीजिए। गवर्नमेंट एग्री नहीं किया। गवर्नमेंट क्या किया, 14 स्टेट्स में अच्छे यूनियन टेरिटरीज को बना दिया, बाईपासिंग दी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन 1956। बाईपास करके बना दी, एग्री नहीं किया। फिर आया शाह कमीशन। शाह कमीशन क्या किया ना, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया 1966 में। उसके कारण क्या हुआ ना, पार्लियामेंट और स्टेट ऑफ हरियाणा जो है मिलके फॉर्म हुआ। पार्लियामेंट के से मिल कर करके ये कमीशन लाया गया, मिला कर करके उसके हेल्प से। तो हरियाणा स्टेट फॉर्म हुआ। हरियाणा स्टेट फॉर्म हुआ, चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब पंजाब और हरियाणा दोनों का कैपिटल चंडीगढ़ को बना, ठीक है ना। ये हो गया। अब जो भी ये स्टेट का क्रिएशन होता है वो दो प्रोविजन पे मिली होता है, दो प्रोविजन में होता है। पहला प्रोविजन, और उसके उसके उसका बेसिस क्या होता है, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, इथनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सब बेसिक हो सकता है, इसका बेसिस हो सकता है इसे। उसके बेसिस पे दो ही आर्टिकल हैं जो कि इसको अनुमति देते हैं बनाने का। उसका ही काम, उस आर्टिकल में यही इसी चीज के बारे में लिखा हुआ है। अब कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 क्या है, आर्टिकल 2 क्या कहता है कि यूनियन के पास पूरा पावर है नए स्टेट्स को बनाने का, द पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू यूनियन, नए स्टेट्स को जोड़ना यूनियन में, द पावर टू एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट, होता है एक नया स्टेट में। तो दो पावर है इसके पास। आर्टिकल 3 क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू टेरिटरीज। इसमें क्या कहता है कि आप अपना एक सेपरेट टेरिटरी बना सकते हैं, पार्लियामेंट्री लॉ के हिसाब से आप अपना एक सेपरेट टेरिटरी बना सकते हैं। दो से अधिक स्टेट्स को मिला के एक टेरिटरी में डाल सकते हैं, या फिर दो से ज्यादा स्टेट्स को यूनाइट कर सकते हैं, दो से ज्यादा टेरिटरी को यूनाइट कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, दो से ज्यादा एक से ज्यादा टेरिटरी को अलग कर सकते हैं। ये है। उसके बाद क्या है, स्टेट का एरिया बढ़ा सकते हैं, स्टेट का एरिया घटा सकते हैं, दो और पावर हो गया। और क्या है, बाउंड्री अल्टर कर सकते हैं, मतलब बाउंड्री भी चेंज वगैरह कर सकते हैं आराम से। नाम तक स्टेट का बदल सकते हैं।
सोचिए इतना पावर आर्टिकल 3 में दिया गया। उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग तो कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स कैसे कैसे क्रिएट किए गए। तो भैया यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड द स्टेट्स इनटू 4 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। अब ये 4 पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स को डिवाइड किया। पहला पार्ट ए जो था उसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं, उसमें कौन सा है बताते हैं। उसमें वो स्टेट्स आए जो कि फॉर्मर गवर्नर प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया। उसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता था, तो गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर। कौन कौन से थे, तो गुजरात, डेक्कन, ये सब बॉम्बे में इनकॉर्पोरेटेड थे। स्टेट कौन कौन से थे, जैसे बॉम्बे हो गए, वेस्ट बंगाल हो गए, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पंजाब, उड़ीसा, मद्रास, असम, बिहार। पार्ट बी कौन से थे, और ये पार्ट ए 9 स्टेट्स थे टोटल। पार्ट बी कितने थे, 8 स्टेट। कौन कौन से थे पार्ट बी में, प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो सब थे। इसके हेड राज प्रमुख होता है। इसका जो हेड था ना वो राज प्रमुख होता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसमें एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स वगैरह करते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर वो उसको रूलिंग करते थे। तो राज प्रमुख कौन थे, फॉर्मर प्रिंसेस जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते थे। इसमें कौन कौन से स्टेट आते थे, मैसूर थे, हैदराबाद था, आपको जम्मू एंड कश्मीर था, राजस्थान, त्रावणकोर, कोचीन, सौराष्ट्र, पटियाला, ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन पेप्सू जिसको कहते हैं, मध्य भारत जिसमें कि इंदौर, ग्वालियर और वगैरह वगैरह सेंट्रल जो इंडियन स्टेट्स वगैरह थे वो थे। पार्ट सी क्या हुआ, पार्ट सी स्टेट्स कौन कौन, तो पार्ट सी जो है ना 10 पार्ट सी स्टेट्स कौन कौन से थे। तो अब इसको रूल कौन करता था, सबसे मेजर तो ये बात है कि रूल वो दोनों को तो एक तो तुमको गवर्नमेंट ये को ये करता था तुमको, गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर, एक को तुमको करता था राज प्रमुख वगैरह, और उसके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पार्ट सी को कौन करता था, पार्ट सी को चीफ कमिश्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ कमिश्नर तो हेड करते थे। अब पार्लियामेंट जो था वो काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स मिनिस्टर्स स्टेट में बना सकते। स्टेट कौन से थे, हिमाचल, दिल्ली, कच्छ, अजमेर, बिलासपुर, मध्य प्रदेश, भोपाल, त्रिपुरा, मणिपुर, कुर्ग, ये सारे स्टेट्स थे। अब आता है बात की और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, तो आंध्र पार्ट डी स्टेट्स भी समझ लेते हैं। पहले पार्ट डी स्टेट्स था तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड जो अंडमान निकोबार वाला पार्ट था ना उसको पार्ट डी में डाल दिया था। बस वो चीफ कमिश्नर ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू द चीफ कमिश्नर गवर्न, उसका सिंपल हो जाता है अंडमान एंड निकोबार। आंध्र प्रदेश के बारे में बता ही दिए, 1953 में लिंग्विस्टिक पहला स्टेट था, 16 गो जो डिस्ट्रिक्ट था तेलुगु स्पीकिंग, वो उस मद्रास का वो सोचता था कि हम जो है अपना जो है अलग स्टेटें बना दें, कोस्टल आंध्रा और रायलसीमा वाला रीजन। 40 श्रीरामुलु का जो 56 डे हंगर स्ट्राइक था उसके कारण वो डेथ कर गए, और उसके कारण एजिटेशन हुआ, मास एजिटेशन हुआ, तो आंध्र प्रदेश बन गया ऐसे करके, है ना। लास्ट हम लोग का एक टॉपिक है कि फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। यूनियन टेरिटरीज में क्या हुआ था, पार्ट सी और पार्ट डी का जो स्टेट था ना, ये किस बेसिस पे हुआ, अकॉर्डिंग टू द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ठीक है, 1956। तो पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स जो थे सिंगल कैटेगरी में कंप्राइज, उसको ये कंप्राइज कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया सिंपल कैटेगरी में। तो उसमें सिंपल यूनियन की टेरिटरी उसको दर्जा दे दिया गया। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो था उसके हिसाब से 7th अमेंडमेंट जो एक्ट 1956 का था उसके हिसाब से यूनियन टेरिटरीज बने, जो कि फेडरल टेरिटरीज होते हैं, जिसको कि यूनियन गवर्नमेंट और फेडरेशन ऑफ इंडिया हेड कर। तो उसमें होता क्या है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर्स या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है उसी के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स। जैसे कि आता किसको कौन कौन सा है, तो पौंडीचेरी आता है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, ये सब आते हैं, पार्शियल स्टेटहुड इनको मिला था। इसीलिए ये एक्सेप्शन होते हैं कि अपना इलेक्टेड लेजिस्लेचर और गवर्नमेंट तो है लेकिन पार्शियल स्टेटहुड है इनके पास, फुल स्टेटहुड नहीं है इनके पास। दिल्ली जो है पहले स्टेट हुआ करता था, ठीक है ना, तो वो जो है उसमें 1952 में पहला इलेक्शन हुआ, 48 सीट्स पे, 48 सीट्स पे पहला इलेक्शन हुआ। चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव जो थे पहले उसके चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में जब आया तो स्टेटहुड उसका खत्म कर दिया गया, स्टेटहुड स्टेटस ही छीन लिया गया उससे। फिर वो पार्शियल स्टेटहुड स्टेटस उसको 1991 में मिला, उससे पहले वो यूनियन टेरिटरी था। 1991 में पार्शियल स्टेटहुड स्टेटस उसको मिला। उसके बाद जो है उसमें फिर नेशनल कैपिटल भी वो बन गया टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और वो वहाँ इलेक्शंस वगैरह भी होते।
1954 में पौंडीचेरी जो था वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया में मर्ज कर गया। वहाँ पे कैसे मर्ज किया, कैसे? फ्रेंच रूल जो था वहाँ पे एंड पे आ गए थे, फ्रेंच लोग जो थे वहाँ पे एंड पे आ गए और अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैक्ट साइन कर लिए। ये हुआ। उसके बाद उनको भी पार्शियल स्टेटहुड स्टेटस मिल गया 1963 में। ठीक है ना, 1954 में मर्ज किया गया, 1963 में पार्शियल स्टेटहुड स्टेटस मिल गया। चंडीगढ़ का क्या हुआ? चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी 1956 में बना। लक्षद्वीप भी 1956 में बन गया यूनियन टेरिटरी। 1961 में क्या हुआ? दमन और दीव और गोवा जो था ना, सब रिपब्लिक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया। मर्ज करने का रीजन क्या था कि पोर्टुगीज रूल खत्म होने का कगार पे था, खत्म होकर चला गया। 1987 में गोवा जो है उसको स्टेटहुड का स्टेटस मिल गया। पहला यूनियन टेरिटरी जिसको डायरेक्ट स्टेटहुड का स्टेटस मिल गोवा था, याद रखिएगा। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। उसमें क्या हुआ था ना कि जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज में तोड़ दिया। पहला यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। फिर 2020 में क्या हुआ? दादरा और नगर हवेली, दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया गया एक सिंगल यूनियन टेरिटरी में। नाम हो गया दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये यूनियन टेरिटरी। अंडमान निकोबार का क्या था ना कि वो यूनियन टेरिटरी था 572 आइलैंड्स। 38 जो है जंक्शन ऑफ बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी पे थे। पॉइंट्स यही याद रखने का। अब उसके बाद जो है ये टाइमलाइन दिया हुआ है क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का, कि नागालैंड, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब कैसे कैसे फॉर्मेशन हुआ। हिमाचल, कर्नाटका, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना कैसे कैसे फॉर्म हुआ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आप लोग एक बार देख सकते हैं। ये देख लेने के बाद मोटा मोटा आपको समझ में आ जाएगा। ये मैप के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि रीऑर्गेनाइजेशन मैप किस तरीके से बना 1960 में। ठीक है, ये था हम लोग का आज का पूरा टॉपिक, कवर अप हो गया। इंडियन फेडरेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एकदम टाइम पे खत्म हुआ है, छोटा सा वीडियो था, सारा चीज इसमें कवर कर लिए गए। जितना एनसीईआरटी का पॉइंट्स हो सकता था, मेजोरिटी ऑफ सारा पॉइंट्स फेडरलिज्म का और रीऑर्गेनाइजेशन का कवर हो गया इसमें। सारा चीज इसमें कवर्ड है, कंपटीशन के लिए इतना बहुत इनफ है। बेसिक्स के लिए यहाँ से आप अपना जो है नोट्स वगैरह बना करके आराम से इसको लिख सकते हैं। छोटा सा कंसाइज नोट्स बना लीजिए। हम नहीं होता है, हम टेलीग्राम चैनल पे जो है इसका अपना एक पीडीएफ अपलोड कर देते हैं नोट्स का, उसको भी रेफर कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।